हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या आप इसको कह सकते हो लेंस मेकर का सूत्र। ये जो सूत्र है ये इस पूरे लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतले लेंस को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये एक पतला लेंस है। ये हमने एक मान लिया पतला लेंस है और यहाँ पर ये इसका हमने मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है, अब इस लेंस की हम मोटाई को मान लेते हैं कि ये टी मोटाई का लेंस है। ठीक है, अब देखिए ये जो लेंस होता है ये कांच का बना होता है। तो ये जो है ये काहे का लेंस है, कांच का है। ठीक है, तो जहाँ पर कांच होती है अगर उसके माध्यम की बात करें तो कौन से माध्यम का होता है, सघन माध्यम होता है। तो ये हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को हम मान लेते हैं कि इसका जो अपवर्तनांक है वो n2 है। ठीक है, अब देखिए ये जो लेंस रखा हुआ है ये हम मान लेते हैं जहां पर ये बाहर रखा हुआ है वहां पर क्या है, वायु है। ठीक है, और जहां पर वायु होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, तो ये हो गया विरल माध्यम। और विरल माध्यम जहां पर है हम उसके अपवर्तनांक को मान लेते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। ठीक है, ये देखिए इसका क्या होता है, ये लेंस का जो होता है ये प्रकाशीय केंद्र होता है और लेंस के प्रकाशीय केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस लेंस के देखिए दो गोलीय पृष्ठ होंगे। एक गोलीय पृष्ठ इसका इधर की साइड में है और एक गोलीय पृष्ठ इसका इधर की साइड में है। तो यहाँ पर ये वाला जो गोलीय पृष्ठ है हम इसको मान लेते हैं कि पृष्ठ ये P1 है और इधर के साइड में ये जो पृष्ठ है हम इसको मान लेते हैं कि ये पृष्ठ कौन सा है, P2 है। ठीक है, अब अगर हम इस पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहें तो इस पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर की साइड में होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ये इसका दूसरा पृष्ठ है। ठीक है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए हम मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र इधर की ओर है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि पृष्ठ P2 का जो वक्रता केंद्र है वो कितना है, C2 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मुझे इस पतले लेंस के जरिए से अपवर्तन के सूत्र को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक इसके सामने बिंदु आकार की वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये एक बिंदु आकार की वस्तु O स्थित है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु आकार की वस्तु से मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण जो है वो इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से, उसी मार्ग पर इस तरह से गुजर जाती है। ठीक है, और हम उसके बाद में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दूसरी प्रकाश की किरण है वो लेंस के पहले पृष्ठ पर इस तरह से क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण लेंस के पहले पृष्ठ के बिंदु R पर क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है ये देखिए वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो यहाँ पर जब ये प्रकाश की किरण वायु से यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब किधर की ओर होगा, तो पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब पहले वक्रता केंद्र से होता है कि अगर कोई भी गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ का जो अभिलंब होता है सदैव उसके केंद्र से होता है। तो यहाँ पर इसका पहले वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है। तो यहाँ पर आप अभिलंब हम C1 से खींचेंगे तो हम मान लेते हैं ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया और हम इस अभिलंब का नाम दे देते हैं N1। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण OR है ये कहाँ पर जाएगी, अभिलंब की ओर इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये पृष्ठ P2 ना होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी इस तरह से निकल जाती और इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब
इस वाले बिंदु पर बनाती और हमने इस बिंदु को मान लिया आई डैश, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो देखिए आई पर बनता, ठीक है। कब? जब ये पृष्ठ P2 न होता, लेकिन यहाँ पर अब पृष्ठ P2 भी है, ठीक है। तो पृष्ठ P2 के लिए इस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब आई डैश पर बना है, ये पृष्ठ P2 के लिए क्या करेगा? एक वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, सॉरी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है ये एक आभासी प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब इस पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका प्रतिबिंब इस पृष्ठ के कारण कहाँ पर बनेगा देखना। अब इस वाली प्रकाश की किरण देखिए, ये प्रकाश की किरण क्या होगी? जब पृष्ठ P2 से बाहर जाएगी तो इसका पुनः क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो अब पृष्ठ P2 का अभिलंब वक्रता केंद्र C2 से होगा। तो हमने ये पृष्ठ P2 के लिए अभिलंब इस तरह से खींच दिया। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी अपवर्तन के पश्चात, तो हमने मान लिया यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है बिंदु आई पर, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चित्र समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर कोई भी चित्र बनाया जाता है फिजिक्स में तो उसके बारे में मुझे लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना कोई एक पतला लेंस L है, ठीक है, जिसकी मोटाई T है, वक्रता केंद्र C1 तथा C2 है और जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। फिर क्या लिखेंगे? लेंस का प्रकाशीय केंद्र C है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि लेंस के सामने कोई बिंदु वस्तु O रखी है जिसका पृष्ठ P1 के कारण प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। फिर क्या लिखेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ P2 के लिए एक वस्तु का कार्य करता है और पृष्ठ P2 के कारण प्रतिबिंब I पर बनता है। आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके सूत्र का मुझे निगमन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें दो गोलीय पृष्ठ दिख रहे हैं, एक गोलीय पृष्ठ है P1 और एक गोलीय पृष्ठ है P2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पृष्ठ P1 के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से। तो ये मैंने अपवर्तन सूत्र पहले से वीडियो में हम आपको करा चुके थे। तो ये जो सूत्र होता है अगर माध्यम अलग अलग हो तो आया था N2 अपॉन में V, माइनस में आया था N1 अपॉन में U, बराबर में आया था N2 माइनस में N1 और बटे में कितना आया था? R था, ठीक है। यही मैंने इसके पहले वाले वीडियो में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र को मैंने प्राप्त किया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस सूत्र को पृष्ठ P1 पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ P1 पर अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से, ठीक है। तो पृष्ठ अगर P1 पर अपवर्तन सूत्र से देखें, देखो यहाँ पर N2 है तो ये रहेगा N2 ऐसे ही, अपॉन में देखिए क्या है? V है। अब V जो है वो क्या है? पृष्ठ P1 से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए पृष्ठ P1 से जो प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं, पृष्ठ P1 का प्रतिबिंब I डैश पर बनता था, तो पृष्ठ P1 से प्रतिबिंब की दूरी को मान लेते हैं कितनी है? V डैश है, ठीक है। और हम इस वस्तु को मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है ये कितनी दूरी पर है? U दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी पृष्ठ P1 के कारण V डैश हमने मान लिया, तो ये दूरी हो गई V डैश माइनस ये हो जाएगा N1 अपॉन में U बराबर
ये देखिए n2 माइनस में n1, ये सब ऐसे रहेगा। और अपॉन में देखिए r है। r क्या है? पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या। तो हमने आपको लैंग्वेज में बोल दिया था कि पहले पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है क्रमशः r1 है। तो यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r1, और हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखेंगे पृष्ठ P2 पर अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। अब पृष्ठ P2 पर अपवर्तन सूत्र से देखें तो देखिए क्या है। अब पृष्ठ P2 के लिए देखिए, अगर प्रकाश की किरण देखें तो ये प्रकाश की किरण कहाँ से गई थी? ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है। पहले प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम गई थी, तो मैंने अपवर्तनांक कितना लिया था? n2 और n1 लिया था। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या है? कांच से किस में जा रही है? वायु में जा रही है, मतलब माध्यम बदल गया है। तो अगर माध्यम बदल गया है तो यहाँ पर अपवर्तनांक भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो n2 की जगह पर आपको क्या लिखना है? n1। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 अपॉन v। यहाँ पर क्या है? v है। v क्या है? पृष्ठ P2 से प्रतिबिंब की दूरी। तो पृष्ठ P2 देखिए यहाँ पर है, और पृष्ठ P2 से प्रतिबिंब, पृष्ठ P2 का प्रतिबिंब I पर बना था। तो हम मान लेते हैं पृष्ठ P2 से जो प्रतिबिंब है कितनी दूरी पर है? v दूरी पर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? v, और माइनस में अब देखिए n1 है, तो पृष्ठ P2 के लिए n1 की जगह पर कितना हो जाएगा? n2 अपॉन में देखिए u। अब यहाँ पर u जो है वो पृष्ठ P2 से वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो पृष्ठ P2 से जो वस्तु की दूरी है वो यहाँ पर देखिए ये होगी, क्योंकि पृष्ठ P2 के लिए यही तो वस्तु का कार्य कर रहा था। तो इस दूरी को मुझे पता करने के लिए यहाँ पर देखना, मैंने P1 से टोटल दूरी कितनी मानी है? v डैश मानी है, और मुझे पृष्ठ P2 से I डैश तक की दूरी चाहिए। तो अगर हम इस पूरे v डैश में से इस t को क्या कर दें? माइनस कर देंगे, तो पृष्ठ P2 से I डैश की दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इस v डैश में माइनस करेंगे किसको? t को, और मुझे इस पृष्ठ P2 से इस वस्तु की दूरी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर I डैश जो है वो पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा u, और u का मान कितना आया है? u डैश माइनस में कितना? t, और ये बराबर हो जाएगा, देखिए n2 है तो माध्यम बदला है तो n1 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा n2 अपॉन में देखिए होगा r। अब यहाँ पर r जो है वो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो दूसरे पृष्ठ की मैंने वक्रता त्रिज्या अभी मैंने आपको बताई थी, कितनी हो जाएगी? r2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो लेंस होता है ना, ये अत्यंत क्या होता है? पतला होता है। तो पतला लेंस होने के कारण t की मोटाई को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस अत्यंत पतला होने के कारण, पतला होने के कारण, लेंस अत्यंत पतला होने के कारण क्या होगा? ये v डैश है माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर t का मान 0 हो जाएगा, तो ये दूरी जो है वो लगभग v डैश के ही क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लेंस अत्यंत पतला है, मतलब t का मान जब अत्यंत छोटा होगा तो उसको लगभग हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो केवल यहाँ पर v डैश बचेगा, वो लगभग v डैश माइनस टी लगभग v डैश के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में v माइनस में n2 अपॉन, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा? v डैश, और ये बराबर में हो जाएगा n1 माइनस में n2 अपॉन में कितना हो जाएगा? r2। ठीक है, यहाँ पर अब एक चीज़ और देख लीजिए, हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, हो जाएगा n1 अपॉन में v माइनस में n2 अपॉन में v डैश बराबर, इन दोनों में से मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। तो जब माइनस का चिन्ह को कॉमन लिया जाता है तो ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का n2, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा n1, और अपॉन में कितना हो जाएगा? r2। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 2। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने
पर, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट वाला कितना है n2 अपॉन में v डैश माइनस में है ये n1 अपॉन में u, इसमें हम जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस ये दिया हुआ है n1 अपॉन में v और ये माइनस में हो जाएगा n2 अपॉन में कितना v डैश बराबर ये हो जाएगा बराबर के इधर का n2 माइनस में n1 और अपॉन में हो जाएगा r1 और देखिए प्लस है यहाँ पर प्लस आएगा लेकिन ये माइनस का है तो ये प्लस और ये माइनस मिल करके बन जाएगा माइनस का और ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट में n2 माइनस n1 अपॉन में कितना r2, ठीक है। देखिए ये n2 अपॉन वी डैश माइनस का ये n2 अपॉन वी डैश प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का हम पहले ले लेते हैं n1 अपॉन में v और ये माइनस में हो जाएगा n1 अपॉन में u बराबर ऊपर से देखिए दोनों में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से n2 माइनस n1 क्या मिल रहा है कॉमन, तो आगे ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर एक बचेगा और बटे में r1 माइनस यहाँ पर एक बचेगा बटे में कितना r2, ठीक है। अब देखिए इधर साइड से अगर हम देखें तो इन दोनों में से मुझे n1 कॉमन मिल रहा है तो n1 कॉमन हो गया तो ये बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u और ये बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 और इधर ब्रैकेट में 1/r1 और माइनस में हो जाएगा 1/r2, ठीक है। यहाँ पर देखिए n1 जो है इसके गुणांक में इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये उधर जा करके इसके बटे में आएगा तो यहाँ पर होगा 1/v माइनस 1/u बराबर ये इसके बटे में आएगा तो लिख सकते हैं n2 अपॉन में एक बार n1 फिर ये इसके बटे में आएगा तो माइनस लिख सकते हैं n1 अपॉन में कितना n1, ठीक है। और आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/में r1 माइनस में 1/में कितना r2, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये n1 से n1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/में v माइनस 1/u बराबर यहाँ पर देखिए अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को n मान लें, ठीक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को अगर n मान लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा माइनस में 1 और इधर कितना हो जाएगा 1/r1 और माइनस में कितना 1/r2। तो यही जो होता है ये लेंस का पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो है वस्तु जो रखी हुई है O, ठीक है। अगर ये वस्तु अनंत दूरी पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि u जो होगा वो बराबर हो किसके इनफाइनाइट के, तब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव उसके किस कहाँ पर बनेगा फोकस पर, तो v किसके हो जाएगा f के बराबर हो जाएगा। ये केस होता है कि अगर लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव उसके फोकस बिंदु पर बनता है तो v किस पर हो जाएगा f के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे ये हो जाएगा 1/v की जगह पर f आएगा माइनस 1/u की जगह पर इनफाइनाइट आएगा बराबर ये है n माइनस में 1 और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 1/में r1 और माइनस में 1/r2, ठीक है। देखिए 1/इनफाइनाइट हो तो उसका मान किसके बराबर होगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट का मान होता है 1/0 तो 0 है तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो फोकस के कदम में सूत्र आएगा 1/f बराबर n माइनस 1 और ब्रैकेट में होगा 1/r1 माइनस 1/r2। यही जो होता है वो फोकस दूरी के पदों में लेंस मेकर का सूत्र होता है या आप इसको कह सकते हो पतले लेंस का सूत्र। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।